सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ बड़े भाई ओमकार चौधरी जी हैं। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। सर, महमूद मदनी का बयान आपने ध्यान से सुना होगा। महमूद मदनी कहता है कि नहीं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और भारत का पूरा इस्टेब्लिशमेंट मिलके मुसलमानों को एक दीवार के साथ की तरफ धकेल रहा है और मुसलमानों के पास जिहाद के लिए कोई के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। जब जब जुल्म होगा तब तब मुसलमान जिहाद करेगा। फिर वो एक तरफ कहता है कि जिहाद की परिभाषा गलत बताई जा रही है। सर, ऐसा क्या जुल्म कर दिया इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, भारत की सरकार ने या भारत की संस्थाओं ने, संविधान ने, कि मुसलमान को जिहाद करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे सर आप इसको? कैसे आप इस महमूद मदनी की इस धमकी को आप कैसे लेते हैं? महमूद मदनी से पहले इनके चाचा अरशद मदनी का एक बयान आया था 1 सप्ताह पहले ही, जी जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर कोई खान बन सकता है, लेकिन भारत में किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर कोई आजम खान नहीं बन सकता, या फलाहा यूनिवर्सिटी का संस्थापक कोई मुसलमान नहीं बन सकता। अगर वो बनेंगे तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जी तो यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का जो सर्टिफिकेट है वो बेईमानी का, घूसखोरी का, भ्रष्टाचार करने का, आतंकवादियों को, देश विरोधियों को पनाह देने का लाइसेंस है क्या? और अगर ममदानी या लंदन का मेयर भी इस तरह की हरकतों में लिप्त पाया जाएगा या इस तरह के राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देता हुआ पाया जाएगा, तो क्या वो न्यूयॉर्क का मेयर रह जाएगा या लंदन का मेयर रह जाएगा? कहना क्या चाहता है अरशद मदनी, और किनको कवर फायर दे रहा है, किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत में लाशों के ढेर लगा देना चाहते हैं, जो लाल किला से चंद कदमों की दूरी पर अपने आप को उड़ाने वाला व्यक्ति जो है तो पुलवामा का, लेकिन उसका संबंध फलाह अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, या उसके जो दूसरे संगी साथी कारनामे कर रहे थे, क्या उनको कवर फायर दे रहे थे अरशद मदनी? दूसरी बात यह है कि जहां तक जिहाद की नई परिभाषा गढ़ने की बात है, तो ये तो आरजे साइमा हो या महमूद मदनी हो, ये जितने भी लोग हैं ये जानबूझ करके इन चीजों को गलत मोड़ देते हैं, और ये भी एक तरह का कवर फायर ही है बाबा जी। अब क्या हम साइमा को जिहादन साइमा कहें? क्योंकि वो कह रही थी कि जिहाद का मतलब है संघर्ष, जी स्ट्रगल। तो अगर स्ट्रगल ही है तो इस हिंदुस्तान में ऐसा कौन आदमी है जो अपने अपने क्षेत्रों में स्ट्रगल नहीं करता? तो क्या सबको हम जिहादी कहना शुरू कर दें? जिहाद का मतलब क्या है? और ये पूरी दुनिया से अब छिपा दबा छिपा है नहीं, इसलिए जो भी ये नई परिभाषा देकर के इस पर पर्दा, इस पर आवरण डालने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं, वो सफल तो होने वाली है नहीं। हमने एजुकेशन में भी जिहाद देखा है, हमने लव जिहाद भी देखा है, हमने लैंड जिहाद भी देखा है, हमने थूक जिहाद भी देखा है। और इस जिहाद की आड़ में किस किस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं, किस तरह से धन संग्रह किया जा रहा है, वो कौन सा हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, बांटा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में तो खैर बैन हो गया, लेकिन क्या बाकी जगहों पर भी उसको बैन किया गया है? और ये इस तरह का धन संग्रह करके किस तरह के राष्ट्र विरोधी तत्वों को फंड होता है, जो जकात का पैसा है वो कहाँ जाता है,
किस किस मद में खर्च किया जाता है, किस तरह के फाउंडेशन इनके बने हुए हैं, ये सब क्या किसी से छिपा है? पहले सिमी को बैन किया गया तो पीएफआई आ गया, पीएफआई को बैन किया गया तो दूसरे संगठन दूसरे नामों से खड़े किए जा रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे लश्कर, जमात उद दावा, और इसी तरह का एक लंबी कोशिश होती है कि एक नाम पर अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैन लग गया है तो उसके समकक्ष जो है, समानांतर दूसरा संगठन खड़ा कर लो और उसके बैनर के नीचे सबको इकट्ठे करके फिर वही काम शुरू कर दो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है साहब, एक राष्ट्र के रूप में भारत के सामने और भारतीयों के सामने, क्योंकि भारतीयों से, एक एक नागरिक से ये राष्ट्र बना है, भारत बना है, और इसको छिन्न भिन्न करने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, और खास तौर से इस तरह के जो हैं तो कट्टर मौलाना, जो एक ऐसी बड़ी दुकान चला रहे हैं देवबंद में जहां से दुनिया भर में कट्टरवादी तैयार करके भेजे जा रहे हैं, और जो अलग अलग आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के लिए काम करते हैं और पूरी दुनिया में बदअमनी फैला रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब फिर से सवाल उठने शुरू हुए हैं कि इनको खुला जो है क्यों घूमने दिया जा रहा है, इनको इस तरह समाज में और देश में बदअमनी फैला करके, लोगों को उकसा करके सड़कों पर उतारने की जो चेष्टा करते हैं ये लोग, ये छूट क्यों दी जा रही है, किस कानून के तहत दी जा रही है? एक अच्छी बात क्या है कि इनकी बयानबाजी पर अब इन्हीं के बीच के लोग रिएक्ट करने लगे हैं। जैसे, कम तो वो भी नहीं है, मुफ्ती रजवी जो बरेली के हैं, वो भी समय समय पर फतवे जारी करते हैं, फतवे जारी करने का उनको भी शौक है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर उन्होंने ये कहा है कि महमूद मदनी को माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान को लेकर के, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि महमूद मदनी ने तो ये कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सुप्रीम नहीं रह गई है। इन्होंने व्यवस्था पर, इन्होंने सवाल पर, सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे। तो मुफ्ती रजवी ने कहा कि संसद जनता के कल्याण के लिए काम करती है और किसी भी सरकार का उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर विकास और जनहित को आगे बढ़ाना होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बयान दिया गया है, इससे ऐसा लगता है कि ये समाज में एक अविश्वास का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। देश के करोड़ों मुसलमान लोकतांत्रिक संस्थाओं में पूरा भरोसा करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी साजिश है, मेरा ये मानना है। और ये साजिश क्यों रची जा रही है, किसके इशारे पर रची जा रही है? क्योंकि हाल के चुनाव पर और उनके नतीजों पर अगर हम दृष्टि दौड़ाएं तो ये कांग्रेस जो है वो लगातार मुंह की खा रही है, लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और अतीत की तमाम घटनाएं बताती हैं कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, ये कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, महमूद मदनी ने कहा कि जब जब अत्याचार होगा या जब जब जो हमें दबाया जाएगा या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हमको अगर दबाएगी तो हम इसी तरह जिहाद करेंगे। फिर वो जो सफेद पोश डॉक्टर्स पकड़े गए, उनको कौन दबा रहा था? अरे भाई, आप को एक सिस्टम ने पढ़ा लिखा के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनाया, 5 लाख रुपए आप सैलरी ले रहे थे, भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदू बहुल एरियाज में जाके आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वैष्णो देवी ट्रस्ट के हिंदुओं के चढ़ावे के पैसे से जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, उसमें 50 में से 43 सीट आपको दे दी गई है। तो कौन अत्याचार कर रहा है सर? और उन डॉक्टर्स के साथ
ऐसा क्या अत्याचार हो गया था कि उन्होंने, सबने जो है पेट पे बम बांध के वो घूमने लग गए, या बंदूक उठा ली, या उनके लॉकर्स में जो AK-47 पकड़ी गई, उनके साथ किसने क्या अत्याचार कर दिया? क्या ये अपनी कौम की जो ये सोच है कि डॉक्टर बनने के बाद भी आतंक को ही पालना है, इसको कवर फायर दे रहे? किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है महमूद मदनी जी? वो एक इनके दिमाग में घुसा हुआ है, गजवाए हिंद। तो ये गजवाए हिंद के लिए तरह तरह के फितने हैं, जो तरह तरह के नमूने हैं, जो अपने को भी उड़ा रहे हैं, समाज में भी एक तनाव पैदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगेन मैं कहूँगा कि तैयार करके कौन भेज रहा है। अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान का एक मंत्री आया था यहाँ भारत के दौरे पर। वो भी देवबंद में, दारुल उलूम में इनके यहाँ पहुंचा था, गले मिल रहा था, मत्था टेक रहा था वहां पर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से ही यहाँ से इस तरह के नमूने तैयार करके भेजे जा रहे हैं। और इनके दिमागों में केवल और केवल एक ही बात है कि हर जगह, हर सिस्टम में, हर देश में, हर राष्ट्र में हमारा परचम लहराना चाहिए। अब भारत को छोड़िए, यूरोप में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा था न्यूयॉर्क का, जिस पर एक कैप्शन लिखा हुआ था कि और बना लो मेयर न्यूयॉर्क में। वो एक टैक्सी है पीले रंग की, और उसकी जो डिक्की है पीछे की तरफ जो गाड़ी में होती है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और वहां चढ़ करके नमाज अदा कर रहा था व्यस्ततम जगह पर। तो इनके ऊपर कौन से जुल्म हो रहे हैं? ये तो दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, और जानी तौर पर भी उनको उड़ा रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे जरिए इन्होंने तलाश कर लिए हैं, बहुत सारे बहाने इन्होंने तैयार कर रखे हैं, वरना बहुत सारी ऐसी भी सरकारें हैं इस दुनिया में जो इनको, इनके कारनामों को, इनके कृत्यों को देखते समझते बूझते हुए इनको संरक्षण दे रही हैं, वित्त पोषण कर रही हैं। अभी 6 और 7 मई की रात को क्या किया हमारी फौजों ने? पाकिस्तान में जो हिजबुल के, जो लश्कर के और जैश के हेडक्वार्टर थे, और 6 और ठिकाने थे कोटपुतली से लेकर के और पंजाब तक में, उन सबको ध्वस्त किया ब्रह्मोस से। क्यों करना पड़ा ये? या ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एबोटाबाद की जो छावनी है, जो कैंट एरिया है पाकिस्तान का, वहां क्यों महफूज अपनी 3 बीवियों के और बच्चों के साथ रह रहा था? कौन रखे हुए था? ये बड़े सवाल हैं। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और अलग अलग वैश्विक मंचों पर भी ये कहते रहे हैं, और इसको लेकर के भारत बहुत असंतोष जाहिर करता रहा कि आज तक आप आतंकवाद की परिभाषा तक तय नहीं कर पाए। आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे देश हैं एक्चुअल में, जो अपने यहाँ तो इनको नहीं रहने देना चाहते, लेकिन जिन देशों को वो उभरने से रोकना चाहते हैं, वहाँ ये सक्रिय भी रहें, कामयाब भी हों, धमाके भी करते रहें, लोगों को मारते भी रहें, वहाँ का विकास का पहिया रोकते भी रहें। तो ये इसके लिए वो करोड़ों डॉलर खर्च करने को तैयार है, इनको हर तरह की इमदाद, इनकी मदद करने को भी तैयार हैं। अब ये तो एक जागरूक समाज के तौर पर और जागरूक देश के तौर पर हमें देखना है,
हमें पहचान करनी है पूरी दुनिया में कि कौन ऐसे देश हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को अब आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेंगे, हमने ये फैसला कर लिया। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए और कुछ देश जिनके लिए हम एक मार्केट से ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है, तो उनको लगता है कि वो जो उल्टा सीधा उत्पाद तैयार करेंगे वो भारत के मार्केट में खप जाएगा। तो हम तो अपने अपने प्रोडक्ट अगर खुद बनाने लगें और आयात करना बंद कर दें बहुत सारी चीजें दुनिया भर के देशों से, तो हमारे खिलाफ तो वैसे ही दुनिया खड़ी हो जाएगी बाबा जी। और वही हो रहा है। एक बार जनरल रावत साहब ने कहा था कि 2.5 मोर्चों पर भारतीय प्रतिष्ठान को, भारतीय सेनाओं को, सुरक्षा बलों को लड़ना पड़ रहा है। 2 तो सर्वविदित हैं, पाकिस्तान और चीन। आधा मोर्चा उन्होंने देश के भीतर का बताया था। तो ये आधा मोर्चा अब मुझे लगता है बढ़कर के 1 से भी ज्यादा हो गया। और ये हमारे हमारी जो डेमोक्रेटिक उदारता है, जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और इस तरह के समाज को और देश को बांटने वाले बयान जारी करते हैं, देते हैं। जुल्म किस पर हो रहा है, कब से हो रहा है, और इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है किसी राष्ट्र के लिए कि जब उसको आजादी मिले तो बंटवारे की कीमत पर मिले, उसकी भुजाओं को तोड़ दिया जाए, 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसके मस्तक पर भी चोट मारी जाए, वहां से भी एक टुकड़ा काट करके चीन को दे दिया जाए, और दूसरा टुकड़ा जो है वो जो तिब्बत जिस पर हमारा हक था वो भी चीन को दे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सीट जो हमें ऑफर हुई थी वो भी चीन को दे दी जाए। तो ये साजिशें कहाँ से शुरू हुई और किसके जरिए उनको अंजाम दिया गया या दिलवाया गया, ये बस समझने और पढ़ने की जरूरत है। इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर रिसर्च वर्क किया है। मैं हमेशा नई पीढ़ी को कहता हूँ कि भाई थोड़ा इतिहास का और इतिहास की जो घटनाएं घटी हैं वो प्रिय हैं या अप्रिय हैं, उनको एक बार पढ़िए और समझिए कि इन साजिशों के जनक कौन रहे हैं और इनको पल्लवित पोषित करने के सहायक कौन रहे हैं। आज भी वही तत्व हैं, पीढ़ियां बदल गई हैं, आज भी वही पार्टी है जो इनको कवर फायर देती है, संरक्षण देती है, इनका बचाव करती है। और जब ये समाज को और देश को तोड़ने वाले इस तरह के बयान देते हैं तो आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाती है, रिएक्ट भी नहीं करती है। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस पूरा ये कह रहा है कि एसआईआर जो कराया जा रहा है ये चुन चुन के मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का एक षड्यंत्र है भाजपा का। और राहुल गांधी बार बार जैन जी से और ऐसे तत्वों से आह्वान करते हैं कि तुम सड़कों पे उतरो और अब डेमोक्रेसी तुम्ही को बचानी है। ऊपर से महमूद मदनी जो है वो जिहाद की नई परिभाषा गढ़ रहा है। जैन जी तो सड़कों पे उतरी नहीं सर। तो क्या राहुल गांधी और महमूद मदनी जैसे तत्व मुसलमानों को भड़का रहे हैं सड़क पे उतरने के लिए? देखिए, या तो महमूद मदनी और राहुल गांधी मुसलमानों को जाहिल समझ रहे हैं और उनको शायद इस बात का गुमान है कि मुसलमान जो है वो जागरूक नहीं है। जहां जहां भी एसआईआर के बीएलओ ठहिए जमा रहे हैं, जहां जहां बैठ करके, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं वहां जरा जा करके ये खुद ही देखें, किसी और को जाने की ज़रूरत नहीं है। वहां देखें जा करके किस तरह से लाइन लगी हुई है अपने जो मतदाता
कार्ड है उनको और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए ये लोग किस तरीके से, वहां भी एक अलग तरह का मैं कहूंगा कि इन्होंने जिहाद ही शुरू कर रखा है कि कोई बच ना जाए, कोई मतदाता सूची से अलग ना रह जाए। आज का, कल का अखिलेश यादव का ही बयान देख लिया होता राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि जो हमने 2024 में किया है वो हम 2027 में भी करके दिखाएंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता के स्तर पर एक मुहिम चला रहे हैं ताकि कोई बच ना जाए मतदाता सूची में आने से। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव है जो बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। और राहुल गांधी इसीलिए मैं कहता हूं कि जमीन से कटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है। जितने जागरूक हिंदू नहीं हैं उससे ज्यादा इस मामले में मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के वोट कौन का माई का लाल काट देगा? कौन काट देगा? वो तो बल्कि ढूंढ ढूंढ करके लोगों को लेकर के आ रहे हैं, अपने अपने पहचान पत्र बनवा रहे हैं, देख रहे हैं, ये पक्का कर रहे हैं कि हमारे वोट न कट जाएं। तो इसलिए इस तरह की बातें करके अगेन मैं कहूंगा कि बदअमनी फैलाना, भ्रम की स्थिति फैलाना समाज में, लोगों को उकसाने की कोशिश करना, उनको फिर से सड़कों पर उतारने की कोशिश करना, जैसे सीएए के समय उन्होंने सड़कों पर उतार करके कहीं कहीं हिंसा कराने की कोशिश। और जहां तक बात है जैन जैन जी की, बाबा जी, बिहार से ज्यादा जागरूक तो जैन जी कहीं भी नहीं है। जी। एक बार आपको याद होगा जब अग्निवीर का मामला आया था, कितनी ट्रेनों को वहां भड़का करके युवाओं को जलवा दिया गया था। धू धू करके ट्रेनें जल रही थी, स्टेशन जल रहे थे, और बाद में पता लगा कि जो एजुकेशन माफिया है, जो कोटा की तरह वहां भी कोचिंग के सेंटर चलाते हैं, वो उनके पीछे थे उस पूरी हिंसा के, और लोगों को, युवाओं को भड़का करके और रेलवे की संपत्ति को बड़ी भारी तादाद में नुकसान पहुंचाने के पीछे वही सब तत्व थे। तो ये समाज के भीतर कुछ काली भेड़ें बैठी हुई हैं साहब, इनका भी उपचार करना है। और मुझे तो लगता है कि जनता उपचार कर रही है। जो देश निर्माण में लगी हुई हैं उन ताकतों को मजबूत कर रही है देश की जनता, और जो विभाजन पैदा करना चाहती हैं, तनाव पैदा करना चाहती हैं, आगजनी करवाना चाहती हैं, आग लगवाना चाहती हैं, केरोसिन छिड़क करके दिया सलाई दिखाना चाहती हैं, उनको उनकी जगह दिखा रही है। बस ये है कि हमें जनता का जो मूड है, जो घातक मूड है, ये समझने की जरूरत है, और बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। मैं सर आज की चर्चा को इस बात पे समाप्त करूंगा कि महमूद मदनी को एक बात नहीं बोलनी चाहिए कि वो रहते कहाँ हैं, देवबंद में, और जहां जहां उनके ठिकाने हैं वो सब बाबा की निगाह में है, बाबा की जद में है। आप बाबा के कार्यक्षेत्र में रह रहे हैं और आई लव मोहम्मद के नाम पे देश में बदअमनी, उपद्रव फैलाने की जो लोग कोशिश करेंगे, उनके साथ बाबा क्या करते हैं ये सारी दुनिया ने देखा है। महमूद मदनी को भी जुबान खोलते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा जी, मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।